फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। शिक्षण पहले तो समझेंगे कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण एक क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है, जिनमें शिक्षण के अलग अलग पक्षों पर बल प्रदान किया गया है। कुछ विशिष्ट शिक्षाविदों द्वारा दी गई परिभाषाएं। शिक्षण के सिद्धांत से पहले हम शिक्षण की कुछ परिभाषाएं पढ़ लेंगे। तो H.C. मॉरिसन के अनुसार क्या है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व को आगामी शिक्षा हेतु विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था प्रदान करता है ना। तो जो हमारे H.C. मॉरिसन है, उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, अधिक विकसित व्यक्ति और कम विकसित व्यक्ति जो है वो संपर्क में आते हैं। तो जो अधिक विकसित व्यक्ति है वो कम विकसित वाले व्यक्ति को क्या करता है, कुछ विकसित करने के लिए कुछ व्यवस्था प्रदान करता है। अब वहीं हम देखेंगे O.B. स्मिथ के अनुसार क्या है, शिक्षण क्रियाओं का एक समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से अगली हम परिभाषा देखेंगे। क्लार्क के अनुसार क्या है, छात्रों में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। तो छात्रों में कुछ परिवर्तन लाने के लिए जो प्रक्रिया का जो प्रारूप है और उसका परिचालन की जो पूरी व्यवस्था है, उसको क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। भाई सभी के अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने मत अनुसार वो उसकी परिभाषा लिखते हैं। अगली आप परिभाषा पढ़ लेंगे। अब हम समझेंगे शिक्षण के सिद्धांत के पॉइंट के बारे में। तो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, सबसे पहला होता है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। तो शिक्षण का सबसे पहला सिद्धांत होता है उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण का मतलब होता है, अब उद्देश्य निर्धारण में हम समझेंगे कि शिक्षण उद्देश्य शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करने, अतः उद्देश्य निर्धारण करना शिक्षण का सर्वप्रमुख सिद्धांत स्वीकार किया गया है। उद्देश्य के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिससे अपने गंतव्य स्थान का ज्ञान नहीं, और शिक्षार्थी उस पतवारहीन नौका के समान है जो कि लहरों के थपेड़े खाती हुई कहीं भी किनारे लग जाती है। तो स्पष्ट है कि उद्देश्य निर्धारित किए बिना शिक्षण कार्य व्यवस्थित रूप से करना असंभव सा ही है। शिक्षण का उद्देश्य मतलब, जो अगर हम कोई शिक्षण करा रहे हैं तो हमारा मेन सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य हमें ज्ञात होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम क्लास में जाकर समझा रहे हैं, कोई टॉपिक समझाना चाहते हैं, तो अगर हम क्लास में जा रहे हैं सबसे पहले पढ़ाने, तो सबसे मेन हमारा होता है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, मेन हमारा उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम होता है उद्देश्य का निर्धारण, है ना। सबसे पहले हमें उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, जो शिक्षण करा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उद्देश्य पता होना चाहिए शिक्षण के लिए। दूसरा, हमारा जो शिक्षण है वो क्या होना चाहिए, जीवन की वास्तविकता से संबंधित करने का सिद्धांत। मतलब अगर हम कुछ चीज़ें उन्हें समझा रहे हैं तो वो हमारे जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस तरह से शिक्षण कराया जाए और इस तरह का शिक्षण कराया जाए कि वो उनका यूज़ अपनी दैनिक जीवन में कर सके। जैसे हम मैं छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे हमने उनको प्लस माइनस सिखाया, है ना, जोड़ना घटाना सिखाया, तो उसका यूज़ वो अपने दैनिक जीवन में कर सके। जैसे हमने उन्हें कहा कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो बच्चा क्या उसका यूज़ करना सीख जाए कि वो दुकान पे जाए और 2 रुपये की चॉकलेट और 2 रुपये का कुछ और सामान खरीदे तो वो 4 रुपये दे सके। ये क्या किया उसने, सीख कर उसका दैनिक जीवन में उपयोग किया। तो हमारा जो शिक्षण होता है वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा उसे अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। इसके बारे में आप डिटेल में और पढ़ लीजिएगा, है ना। आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं।
आपको थोड़ा सा मैं इतना पढ़ा देती हूँ कि शिक्षण विभिन्न विषयों का अध्ययन मूलतः इसलिए करते हैं कि अर्जित ज्ञान जीवन उपयोगी हो सके। यह तभी संभव है जबकि विभिन्न विषयों का अध्ययन वास्तविकता पर आधारित हो। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण आयोजित करने पर निम्नांकित प्रयोजन सिद्ध होते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला सिद्धांत हम समझेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का अर्थ होता है, इसको पढ़ते हैं हम। यह शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए शिक्षार्थी का क्रियाशील होना आवश्यक है। यदि शिक्षार्थी क्रियाशील न हो तो शिक्षण के प्रयास फलदायक नहीं होते हैं। यह क्रियाशीलता का अति संकुचित अर्थ होगा यदि इस शब्द का प्रयोग मांसपेशियों तथा अंगी गतियों तक सीमित रखा जाए। वास्तव में जब शिक्षार्थी तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है? क्रियाशीलता के अंतर्गत ये शिक्षण का एक मूलभूत सिद्धांत माना जा सकता है। इसे भी हम क्या कहेंगे, ये एक मूल्यवान सिद्धांत है। इसमें जो क्रियाशीलता मतलब ये क्रियाशीलता से ये तात्पर्य नहीं है कि बच्चा अपने मांसपेशियों का या अंगों का कोई इस्तेमाल करे, वो हाथ चलाए, आगे पीछे करे, इससे कोई क्रियाशीलता का मतलब ये नहीं है। क्रियाशीलता का मतलब है अगर वो कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो ये भी क्या है, क्रियाशीलता है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। वास्तव में जब शिक्षार्थी पुस्तकालय में बैठकर मौन अध्ययन करते हैं, कक्षा में ध्यानपूर्वक शिक्षण द्वारा प्रस्तुत विवरण को सुनते हैं और परस्पर किसी समस्या पर विचार विमर्श करते हैं, तब भी वे क्रियाशील है। क्रियाशीलता के अभाव में कुछ भी सीख पाना संभव नहीं है। यह अवश्य है कि शिक्षण की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें शिक्षार्थी अधिक क्रियाशील होते हैं और कुछ में कम होते हैं। अतः शिक्षण को प्रभावोत्पादक में वृद्धि करने के लिए यह उपयुक्त होता है कि शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाए कि शिक्षार्थी अधिक क्रियाशील रहे। मतलब इस तरह की विधियों का उपयोग करना होगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील हो। क्रियाशील से तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि वो हाथों को चलाए या फिर कोई काम करे। क्रियाशीलता का तात्पर्य है कि वो कुछ सोचे, कुछ समझे। तो ये सारी चीज़ें भी क्या किसके अंतर्गत आती है, क्रियाशीलता के अंतर्गत। तो हमारा शिक्षण इस तरह का होना चाहिए कि वो बच्चा ध्यानपूर्वक उसे सुने, समझे और अपने मस्तिष्क में उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करे, मंथन करे। तो इस तरह का हमारा शिक्षण होना चाहिए कि बच्चा क्रियाशील रहे। फिर अगला पॉइंट है कि जो हमारा शिक्षण वो इस तरह का होना चाहिए, रुचि का सिद्धांत। मतलब हम बच्चों को विषय के संबंधित रुचि उत्पन्न कर सके। जैसे कोई भी अगर हम टॉपिक समझा रहे हैं तो इस तरह से समझाएं कि बच्चे की उसमें रुचि हो। अब रुचि होने के लिए सबसे पहला ये आवश्यक है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है ना, जो भी टॉपिक जो शिक्षक पढ़ा रहा है, उस सबसे पहले उसकी उस विषय में रुचि होना चाहिए। जितनी अधिक शिक्षक की रुचि होगी वह उतनी ही अधिक रुचि अपने छात्रों में भी विकसित करने में सक्षम हो पाएगा। यही हमारे रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जितनी अधिक हमारे अंदर विकसित होगी उसकी रुचि, जितनी अंदर, जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं या विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर विज्ञान या गणित को पढ़ाने की जितनी अधिक रुचि होगी, हम जितना अधिक रुचिपूर्ण तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चा उतने ही अधिक रोचक तरीके से उस चीज़ को सीखेगा। तो ये होता है रुचि का सिद्धांत। मतलब हमें रुचिपूर्ण तरीके से समझाना भी है और इस तरह के प्रयास करने हैं कि बच्चों को उस शिक्षण में भी रुचि आ जाए। तो इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, पाठ्य वस्तु सरल से कठिन के क्रम में इस तरह से प्रस्तुत की जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो उस विषय वस्तु को सीख सके और सरलता पूर्वक अपना अध्ययन पूर्ण कर सके, है ना। यही इसका शॉर्ट में है। आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ना चाहें तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन में हम दो तरह से मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। या तो हम उन्हें शाबाशी दे के मोटिवेट कर सकते हैं या फिर हम उन्हें दंड का डर दिखाकर मोटिवेट कर सकते हैं। भाई एक डर भी होता है कि डर की वजह से कि भाई मुझे अब दंड मिलेगा, इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, शिक्षण कार्य को
कर लेते हैं, और दूसरा होता है हम उन्हें शाबाशी देते हैं कि बेटा नहीं आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, तो वो उस शाबाशी से भी आगे बढ़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि शिक्षार्थियों को अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित करना शिक्षण की एक प्रमुख समस्या होती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का यह निश्चित मत है कि कक्षा अंतर्गत शिक्षण की परिस्थितियों में शिक्षार्थी प्रभावी अधिगम तभी अर्जित कर सकता है जब वह अधिगम के लिए अभिप्रेरित हो। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट हो, है ना। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का यथोचित आदर करते हुए उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का लाभ उठाकर उसके प्रति समुचित व्यवहार कर प्रदर्शित करके पुरस्कार एवं दंड का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करके तथा सहकारी प्रतियोगिताएं आयोजित करके उनको अधिगम के प्रति समुचित रूप से अभिप्रेरित किया जा सकता है। हम उनकी रुचि के अनुसार, है ना, ये देख लेंगे कि बच्चा किस में रुचि ले रहा है। यदि वो खेल खेल में सीखना चाहता है, या फिर हम उसे शाबाशी दे रहे हैं तो वो सीखना चाहता है, या उसे प्रतियोगिताएं पसंद है, तो हम उनकी पहले रुचि देखेंगे कि किस विषय में वो रुचि ले रहे हैं, उसके अनुसार हम उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 6वां, चयन का सिद्धांत। प्रत्येक विषय में ज्ञान की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि वर्तमान में किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि वह विषय के सभी पक्षों का समान विस्तार एवं गहराई से अध्ययन कर सके। अतः शिक्षार्थी की मानसिक परिपक्वता, निर्धारित उद्देश्य, शिक्षण कुशलता, समय अवधि तथा साधन सुविधा को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन करना आवश्यक होता है। इस चुनाव की प्रक्रिया में थोड़े समय में अधिकतम लाभ शिक्षार्थी को प्राप्त हो सके, ऐसा प्रयास किया जाता है। अतः प्रत्येक शिक्षार्थी में ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाती है जो वास्तविक जीवन में उपयोगी हो तथा विषय की दृष्टि से आधारभूत हो। चयन का सिद्धांत मतलब कुछ चीज़ें ऐसी टॉपिक्स, जैसे होता है ना कि हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ा देते हैं लेकिन समय कम होता है और चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होती है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते मानसिक परिपक्वता, निर्धारित उद्देश्य, शिक्षण कुशलता, समय अवधि, इन सभी को ध्यान में रखते हैं हुए हम कुछ चीज़ों का, कुछ टॉपिक का चयन करते हैं। कि जैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चयन करते हैं ना परीक्षा की तैयारी के लिए, कि भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी थोड़ा सा आप ज़्यादा कर लें, तो उसी तरह से चयन का सिद्धांत होता है कि हम पूरे टॉपिक में से, पूरा जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम अलग कर लें जिनको हमें समझाना है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट में हर एक चीज़ को पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चयन के सिद्धांत इसी तरह से कार्य करता है कि आप जो भी टॉपिक समझा रहे हैं उसमें कुछ मेन पॉइंट को आप समझा दीजिए जो इम्पोर्टेंट है। होता तो पूरा इम्पोर्टेंट है लेकिन पूरा पढ़ पाना या पढ़ा पाना उतना संभव नहीं होता है, क्योंकि समय भी हमारे पास कम होता है और जो विद्यार्थी है वो इतना परिपक्व भी नहीं होता है कि सारी चीज़ें वो एक साथ कैच कर सके। इसलिए कुछ चीज़ों का चयन किया जाता है जो उपयोगी हो, उसी को हम चयन का सिद्धांत कहते हैं। फिर व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अब ये क्या होता है व्यक्तिक भिन्नता का? देखो, हर एक जो विद्यार्थी होता है सभी की रुचि, योग्यता और जो परिश्रम है वो अलग अलग होता है। सभी जो शिक्षक है वो हर एक शिक्षार्थी को, हर एक विद्यार्थी को एक साथ पढ़ाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि सभी एक साथ पढ़ाने के बाद भी एक जैसा परिणाम नहीं निकलता है। किसी के अंक ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, किसी की बुद्धि क्या होती है, विकसित होती है, और किसी की कम विकसित होती है, और कुछ तो भाई उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, उनकी दक्षता पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ। यद्यपि ये सही है कि शिक्षक कक्षा अंतर्गत शिक्षण संपूर्ण कक्षा के लिए आयोजित करता है, परंतु प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी रुचि, योग्यता एवं परिश्रम के अनुसार ही ज्ञान अर्जित कर पाता है। भाई उसकी रुचि कितनी है, उसमें योग्यता कितनी है, वो कितना परिश्रम कर रहा है, उसके अनुसार ही वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा। इसका मूल कारण उसकी व्यक्तिक भिन्नता ही है।
हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उसकी व्यक्तिक भिन्नता अलग होती है। यदि व्यक्तिक भिन्नता का तत्व विद्वान नहीं होता तो शिक्षण का कार्य बहुत ही सरल हो जाता, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान, मानसिक प्रतिभा, चारित्रिक गुण आदि में अपने आप में अनूठा होता है। अतः शिक्षण कार्य भी इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी को की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कहने का तात्पर्य है कि ये जो शिक्षण कार्य है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो ज़्यादा विकसित है, जिसमें ज़्यादा योग्यता है और जिसमें कम योग्यता है, दोनों ही तरह के जो बालक हैं उस चीज़ को सीख सके। इस तरह का हमारा शिक्षण कार्य होना चाहिए। फिर अगला क्या है, आयोजन का सिद्धांत। इसके बारे में देखेंगे कि जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, प्रभावी शिक्षण योजनाबद्ध ढंग से ही संभव है। वर्तमान में यह कल्पना भी की जा सकती है कि कोई शिक्षक बिना आयोजन के शिक्षण कार्य संपन्न करे। योजनाबद्ध शिक्षण आयोजित करने से शिक्षक विषय वस्तु को निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर लेता है। अब आयोजन का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो पहले से योजना बना ली जाए कि हमें कौन सा टॉपिक लेना है, कौन कौन से प्रश्नों को पूछना है और कितने समय में कितने टॉपिक को हमें कवर करना है। ये होती है योजना का सिद्धांत। पहले से हम योजना अगर तैयार कर लेंगे कि ये विषय वस्तु हमारी रहेगी, इसमें हमें स्टार्टिंग में इतने प्रश्न करने हैं, इसके बाद हमें ये टॉपिक समझाना है, फिर समझाने के बाद इस तरह के कुछ प्रश्न करने हैं, फिर गृह कार्य ये देना है। इस तरह की अगर हम पूरी योजना तैयार कर लें तो शिक्षण क्या होगा, हमारा व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा, है ना। योजनाबद्ध शिक्षण आयोजित करने में शिक्षक विषय वस्तु की किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर लेता है। व्यवहार के सभी पक्षों में संतुलित रूप से विकास करना संभव होता है। विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। उपलब्ध समय में साधनों का पर्याप्त उपयोग किया जा सकता है। आत्मविश्वास पूर्वक शिक्षण कार्य किया जा सकता है तथा शिक्षार्थियों में भी अपना कार्य योजनाबद्ध ढंग से करने की अच्छी आदत का विकास किया जा सकता है। वास्तव में योजनाबद्ध शिक्षण प्रगतिशील शिक्षण का ही दूसरा नाम है। यदि शिक्षक ही योजनाबद्ध तरीके से समझाएगा या तो उसमें क्या होगा, एक तो आत्मविश्वास होगा कि हाँ मैं इस टॉपिक को इस टाइम में पूरा कंप्लीट करवा सकता हूँ। अगर आप पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, पहले से तैयारी कर लेंगे कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, उसमें इस तरह के कुछ सवाल लेना है। आप कोई टॉपिक लेते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है तो मुझे क्या प्रश्न पहले पूछना है, फिर किस तरह से मुझे कितना टॉपिक कितने समय में समझाना है, उसके बाद मुझे क्या क्वेश्चन पूछना है, समझाने के बाद क्या मुझे होमवर्क देना है। ये चीज़ें अगर आप योजनाबद्ध तरीके से पहले ही तैयार कर लेंगे तो आपको आत्मविश्वास रहेगा कि हाँ मैं इस टॉपिक को इतने टाइम में समझा सकता हूँ। और जिस तरह से आप समझाएंगे फिर आपका जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो भी ये देखेगा कि हाँ योजनाबद्ध तरीके से समझाया जाता है, तो वो उसके अंदर भी ये चीज़ें विकसित हो जाएगी। तो योजनाबद्ध शिक्षण जो है वो एक प्रगतिशील शिक्षण का ही दूसरा नाम है। फिर हम देखेंगे जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यह शोध द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है कि व्यक्तित्व का विकास जितना अच्छा जनतंत्रीय पर्यावरण में होता है उतना अच्छा ना तो तानाशाही पर्यावरण में होता है और न स्वच्छंद पर्यावरण में। जनतंत्रीय पर्यावरण में नियंत्रण एवं स्वच्छंदता का ऐसा सुंदर सम्मिश्रण होता है कि व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो पाता है। जनतंत्रीय प्रणाली में शिक्षक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है। अब जनतंत्रीय प्रणाली क्या होती है, इसके अंतर्गत जो शिक्षक है वो क्या है, एक मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में व्यवहार करता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से चिंतन, मनन, तर्क, निर्णय करने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे पर्यावरण में शिक्षार्थियों में जहाँ एक और आज्ञाकारिता, सहनशीलता, सहकारिता, विनम्रता आदि गुणों का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर
पहल करने, नेतृत्व करने, निर्णय करने तथा समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास भी होता है। वास्तव में जनतंत्रीय प्रणाली द्वारा ही शिक्षण के लिए समुचित पर्यावरण का निर्माण संभव है। तो ये इसके अंतर्गत क्या होता है, इस जनतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत इस तरह से ये एक ऐसी प्रणाली है जहाँ शिक्षक क्या किस रूप में कार्य करता है। शिक्षक एक मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है। जिससे क्या होता है, बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन कर सके, तर्क दे सके, अपना निर्णय ले सके। तो इससे क्या होता है, उसका विकास होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत का मतलब होता है अभ्यास एवं आवृत्ति का क्रमशः क्रियामूलक अधिगम तथा संज्ञानमूलक अधिगम अर्जित करने में अत्यधिक महत्व है। क्रियामूलक अधिगम से तात्पर्य व्यवहार की ऐसी क्रियाओं से है जिनमें मांसपेशियों एवं आंगिक गतियों की प्रधानता होती है, जैसे लिखना। देखो, जो अभ्यास और आवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किस किस पर आधारित है हमारा। आवृत्ति का क्रमशः क्रियामूलक अधिगम और संज्ञानमूलक अधिगम अर्जित करना है। तो क्रियामूलक अधिगम में क्या होता है और संज्ञानमूलक अधिगम में क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। अभ्यास और आवृत्ति का सिद्धांत, पहले तो हम लिखेंगे कि अभ्यास और आवृत्ति का सिद्धांत किस किस पर आधारित है। क्रियामूलक अधिगम और संज्ञानमूलक अधिगम को अर्जित करना है। अब क्रियामूलक में क्या होता है, जिसमें मांसपेशियां आंगिक गतियों की प्रधानता होती है, जैसे लिखना, टाइप करना, सिलाई करना, व्यायाम करना, वाद्य यंत्र बजाना आदि किस में आते हैं, हमारे क्रियामूलक अधिगम में। दूसरा होता है संज्ञानमूलक अधिगम से तात्पर्य है ऐसे व्यवहार से होता है, ऐसी क्रियाओं से होता है जिसमें हम क्या करते हैं, विचार पक्ष प्रबल होता है, जैसे कि स्मरण करना, तथ्यों की विवेचना करना, तथ्यों का विश्लेषण करना। तो अभ्यास और आवृत्ति में क्या होता है, क्रियामूलक अधिगम और संज्ञानमूलक अधिगम अर्जित किया जाता है, जिसमें क्रियामूलक में वो होती है जैसे कि हमारा आंगिक मांसपेशियां और हमारा अंग गति करे, जैसे लिखना, पढ़ना, टाइप करना, सिलाई करना, व्यायाम करना, वाद्य यंत्र बजाना आदि। वहीं संज्ञानमूलक में क्या होगा हमारा कि स्मरण करना, तथ्यों की विवेचना करना, विश्लेषण करना, ये दोनों हमारे अलग अलग हैं। आप देखेंगे क्रियामूलक में क्या होता है, क्रियामूलक अधिगम अर्जित करने के लिए आवश्यक क्या होता है, शिक्षार्थी मस्तिष्क में कौशल से संबंधित संपूर्ण क्रिया का मानसिक बिंब स्पष्ट हो। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा संपूर्ण क्रिया का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। इसके पश्चात शिक्षार्थी द्वारा अनुकरण एवं अभ्यास की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अभ्यास के समय शिक्षक का कार्य शिक्षार्थियों को वांछित निर्देश देना तथा त्रुटि संशोधन करना होता है। इस प्रकार अभ्यास द्वारा शिक्षार्थी क्रियामूलक अधिगम अर्जित करते हैं। अब क्रियामूलक अधिगम अर्जित करने के लिए जो शिक्षार्थी है वो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, क्रियामूलक के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक आपको कोई टॉपिक समझा देगा। फिर से हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपको जोड़ना सिखाया, तो शिक्षक ने आपको क्या किया, सबसे पहले आपको समझा दिया है कि हाँ भाई आपको इस तरह से जोड़ना है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रदर्शन द्वारा आपने सर्वप्रथम क्या करता है, सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा संपूर्ण क्रिया का प्रदर्शन होता है। मतलब आपको जोड़ना सिखा दिया कि भाई इकाई इकाई के अंकों को जोड़ना है और अगर हासिल आए तो आपको यहाँ लगाना है, फिर दोनों को अंकों को जोड़ के हासिल का अंक भी उसमें जोड़ना है। तो ये क्या हुआ, एक क्रिया का प्रदर्शन हो गया। इसके पश्चात क्या होगा, क्रिया प्रदर्शन के पश्चात शिक्षार्थी उसका क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे जैसे शिक्षक ने किया वैसा वैसा वो काम करेगा, इसे कहेंगे अनुकरण। भाई अनुकरण एक बार तो देख लिया उसने कि हाँ सर टीचर ने इस तरह से समझाया था, इस तरह से वो उसका क्या करेगा, अनुकरण करेगा। फिर दोबारा से वो अभ्यास करेगा, पुनः बिना किसी के अनुकरण के, किसी बताए बिना वो खुद से करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, अभ्यास होगा। इसके लिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। अब इस अभ्यास के समय क्या शिक्षक का क्या कार्य होगा कि वो
उन्हें वांछित निर्देश दे। मान लीजिए अगर बच्चा स्वयं से प्लस सीखने के बाद खुद से जोड़ना चाहता है तो वो निर्देश दे सकते हैं कि भाई हाँ हाँ इकाई इकाई के अंकों को जोड़िए। बच्चा स्वयं जोड़ेगा, लेकिन निर्देश किसने दिया? शिक्षक ने। तो ये होता है निर्देश देना, वांछित निर्देश देगा। त्रुटि, अगर कोई गलती होती है तो उसमें संशोधन करेगा, है। तो इस तरह के जो कार्य होंगे वो किस में आएंगे? क्रियामूलक अधिगम में, है ना। तो ये होता है अभ्यास द्वारा क्या करेगा? क्रियामूलक अधिगम को अर्जित करेंगे। फिर दूसरा आता है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत, मतलब आवृत्ति द्वारा, ये बुक में सेम टू सेम छप गया है। आवृत्ति का सिद्धांत का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। जैसे कि हाँ, आपको अभी इससे पहले मैंने क्रियामूलक में आपको समझाया कि अगर हम टीचर्स बच्चों को प्लस सिखा रहे हैं तो वो क्या होगा? अब अगर प्लस सिखा दिया है तो अगर कोई दूसरा सवाल हम देंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा उसको? उसने किसके द्वारा दूसरा सवाल करना सीखा? अभ्यास के द्वारा। बार बार अभ्यास करके वो सीख जाएगा कि उसे जोड़ना कैसे है। वहीं अगर हम कह दें किसी बच्चे को कह देंगे कि आपको याद करना है कि भारत के जो हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है, या फिर हम कोई भी कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो हमारे राष्ट्र पिता कहलाते हैं, तो ये उन्हें याद करना है। तो ये होता है बार बार रिपीट करेंगे बच्चे कि राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी। तो ये क्या है? आवृत्ति का सिद्धांत है ना। अभ्यास का मतलब है बार बार करके क्रिया करके सीखना, अभ्यास में आ जाएगा हमारा। और आवृत्ति क्या है? मतलब दिमाग में हम बार बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारा संज्ञान मूलक अधिगम के। क्रियामूलक अधिगम के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? बार बार अभ्यास कर रहे हैं, हमारा शरीर बार बार अभ्यास कर रहा है। संज्ञान मूलक अधिगम अर्जित करने के लिए हम क्या करते हैं? आवृत्ति, मतलब बार बार उस चीज़ को अपने दिमाग में रिपीट करेंगे, बार बार सोचेंगे कि हाँ ये जो भी टॉपिक हम याद करने के लिए या जो भी चीज़ें हम उन्हें देंगे कि आपको ये चीज़ याद करनी है, तो वो बार बार अपने दिमाग में उस चीज़ को सोचेंगे रिपीट करेंगे बार बार। तो ये होता है आवृत्ति का सिद्धांत। तो समझ में आ गया। अभ्यास के द्वारा क्या होगा? क्रियामूलक अधिगम किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? अभ्यास। वहीं संज्ञान मूलक अधिगम हमारा आवृत्ति के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। अगला है हमारा मनोरंजन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में स्वाभाविक प्रसन्नता अनुभव करे। इसके लिए शिक्षण खेल विधि, वर्ग विचार विमर्श विधि, भ्रमण विधि, प्रयोजना विधि तथा विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से आयोजित हो तो शिक्षार्थी जो है प्रसन्नता पूर्वक ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में तल्लीन हो जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहते हैं तथा उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। जब शिक्षार्थियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो उनको मानसिक संतोष प्राप्त होता है और वे प्रसन्नता अनुभव करते हैं। परिणाम यह होता है कि वे व्यय की गई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। मनोरंजन का यही प्रयोजन है। मनोरंजन द्वारा जैसे खेल खेल में सिखाना, हाँ, भ्रमण द्वारा सिखाना, हम कहीं ले जाकर आसपास में प्रकृति की कुछ चीज़ें दिखा के हम सिखा सकते हैं। तो ये क्या है? एक मनोरंजन के अंतर्गत आता है। सह संबंध या समवाय का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। आप इसके बारे में वैसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारा है। मैं आपको शॉर्ट में इसको समझा रही हूँ, इसको आपको इतना पढ़ के नहीं बता रही हूँ। इसके अंतर्गत ये होता है कि हमें सह संबंध का मतलब होता है कि दो विषय में सह संबंध स्थापित करना। जैसे कि अगर आपको विज्ञान पढ़ना है तो आपको गणित की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको बल या दाब निकालना है, मान लीजिए आपको चाल निकालनी है, तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको चाल अगर ज्ञात करनी है तो दूरी आप ले लेंगे और समय आप ले लेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? दूरी बटे समय, मतलब दूरी में
दूरी और समय आपको अगर पता है तो चाल आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, उसका भाग देना भी आना चाहिए, मतलब आपको गणित का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये होता है सह संबंध, मतलब दो विषयों का आपस में संबंध इस तरह से होना चाहिए कि आप एक विषय पढ़ा रहे हैं तो दूसरे विषय का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ताकि आप पहला विषय जो भी आप विषय पढ़ाना चाहें उसे स्पष्ट रूप से समझा सकें। आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह से मैंने जो उदाहरण दिया, आप उस उदाहरण के अनुसार भी इसके बारे में लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरे इस चैनल पे बीएड से रिलेटेड और भी सारे वीडियो डले हैं, जैसे लेसन प्लान वगैरह भी डले हैं यहाँ पर। माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके हैं, कौशल वगैरह, वो सारी चीज़ें भी हैं। आप एक बार चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।